क्या लाइट की स्पीड से भी तेज जाने की टेक्निक सच में मौजूद है? आखिर कैसे? कहानी की शुरुआत ब्रह्मांड में मौजूद एक अजीब तरीके के प्लैनेट से होती है। इस प्लैनेट का नाम हाला होता है, जहाँ पर इंसानों जैसे ही लोग रहा करते थे। तभी हमें वियर्स नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो अपने सामने कुछ धुंधला सा देख रही थी, और अब अगले ही मोमेंट में उसके सामने एक अजनबी आदमी आकर गोली मार देता है। वियर्स तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए 100% कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सारी वियर्स की यादें हैं। वियर्स तो हर बार यही टाइप का सपना देखती थी, पर उसे बिल्कुल नहीं समझ आता कि आखिर ये उसके साथ क्यों हो रहा है। दरअसल वियर्स के साथ पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं जिससे कि वो अपनी सारी याददाश्त भूल चुकी होती है। और अब हाला प्लैनेट पर रहने वाले एक कमांडर जिनका नाम रॉक होता है, वो वियर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार फोर्स में लेकर आ गया था। वियर्स तो रॉक की टीम में जुड़कर काफी सारी ट्रेनिंग भी करती है, लेकिन अब रॉक ने वियर्स की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लीडर से मिलाते हैं। उस लीडर का नाम डॉक्टर विंडी लॉसन था। वियर्स तो उस औरत को देखकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने अपने सपनों में हर बार इसी औरत का सपना देखा था। डॉक्टर विंडी लॉसन वियर्स को एक बहुत ही बड़े मिशन के बारे में बताती है। दरअसल उनका हाला प्लैनेट अब खतरे में था, क्योंकि स्क्रल्स नाम के कुछ खतरनाक एलियंस जो किसी भी लोगों का रूप ले सकते थे, वो चारों तरफ फैलकर प्लैनेट पर कब्जा करना चाहते हैं। और अगर स्क्रल्स की सेना को नहीं रोका गया तब उनका पूरा प्लैनेट की स्पीशीज खत्म हो जाएगी। हालांकि वियर्स अभी भी अपने पास्ट की सारी चीजों को याद करने की कोशिश करती रहती है, इसीलिए वियर्स रॉक के साथ मिलकर इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में लग गई थी। अब एक दिन वियर्स रॉक और उनकी पूरी टीम स्क्रल्स के ऊपर हमला करने के लिए चली गई थी, क्योंकि स्क्रल्स ने उनके एक सोल्जर को काफी टाइम से किडनैप करके रखा था। इसीलिए वियर्स बिना टाइम वेस्ट किए अपनी टीम के साथ स्क्रल के पास चली जाती है। स्क्रल्स के छोटे प्लैनेट पर पहुंचने के बाद वियर्स ने अपने उस सोल्जर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। वियर्स तो ट्रैकर की मदद से सोल्जर को ढूंढ भी लेती है, पर तभी उनकी टीम को पता चला कि स्क्रल्स की एक बड़ी सेना ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। वियर्स अकेली थी, इसीलिए स्क्रल्स की सेना उसे पकड़ लेती है। स्क्रल्स का लीडर जिसका नाम टैलोस था, वो वियर्स की पुरानी यादों में कुछ चेक करते रहता है। टैलोस को ये पता चला था कि वियर्स अर्थ नाम के एक प्लैनेट पर पायलट का काम किया करती थी, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वियर्स के साथ साथ डॉक्टर विंडी लॉशन भी शामिल थी, यानी कि वो भी अर्थ से ही बिलोंग करती हैं। अब यहाँ टैलोस वियर्स के दिमाग में अजीब तरीके का कोड इंसर्ट करके कुछ बातें जानना चाहता था, लेकिन तभी अचानक वियर्स अपने होश में आ जाती है और सारी चीजों को तोड़ने लगती है। वियर्स ने तुरंत टैलोस को पूछा कि वो मेरे दिमाग में क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था। टैलोस ने तो सिंपली बता दिया था कि वो डॉक्टर विंडी लॉसन द्वारा बनाई गई लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहा था, पर उसे लोकेशन मिला नहीं। तभी स्कल्स की पूरी टीम आकर वियर्स पर हमला करने लग गई थी। वियर्स कैसे भी करके अपनी जान बचाती है, लेकिन अब लड़ाई के दौरान उनके स्पेसशिप में एक बड़ा सा छेद हो गया था, जिससे बचने के लिए वियर्स एक एस्केपिंग क्यूब लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन डायरेक्शन भटक जाने के कारण वियर्स एक ब्लैक होल से होते हुए सीधा पृथ्वी पर आकर गिर गई थी। हालांकि वियर्स जल्द से जल्द रॉक को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है और रेस्क्यू टीम को यहाँ पर भेजने के लिए कहती है, लेकिन रॉक ने कहा कि उन्हें 20 घंटे लगेंगे पृथ्वी तक पहुँचने के लिए। अब वियर्स जैसे ही पृथ्वी के इन्वायरमेंट में इंटर हुई, तभी निक फ्यूरी और फिल कॉल्सन, जो कि शील्ड नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करते थे, वो वियर्स के पास आकर पूछताछ करने लग जाते हैं। वियर्स ने तो बता दिया था कि वो हाला नाम की एक प्लैनेट से आई है, ताकि वो ब्रह्मांड में फैले हुए स्क्रल्स की प्रजाति को खत्म कर सके। हालांकि निक फ्यूरी को वियर्स की कोई भी बातें समझ में नहीं आती, पर अब वियर्स ने यहाँ पर एक स्क्रल को देख लिया था जिसने कि इंसानों का रूप धारण किया होता है। वियर्स तो लगातार स्क्रल का पीछा करने लग गई थी। स्क्रल भागते भागते एक मेट्रो में चढ़ जाता है, लेकिन वियर्स भी कुछ कम नहीं थी, वो भी लगातार स्क्रल का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। और अब तो वियर्स ने ये भी पता लगा लिया था कि स्क्रल कौन है। स्क्रल और वियर्स के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी फिल कॉल्सन के साथ लगातार आगे बढ़ता ही रहता है। तभी निक फ्यूरी को एक कॉल आया जो और किसी का नहीं बल्कि फिल कॉल्सन का था। तो फिर निक फ्यूरी के साथ जो बाजू में बैठा है वो कौन है? यहाँ पर ये रिवील हुआ कि निक फ्यूरी के साथ बैठा हुआ फिल कॉल्सन और कोई नहीं बल्कि एक स्क्रल था, जिसने फिल कॉल्सन का भेष बदल लिया था।
निक फ्यूरी तो स्क्रल को खत्म करने के लिए अपने कार का एक्सीडेंट करा देता है। स्क्रल तो मारा जा चुका था, लेकिन निक फ्यूरी को भी काफी ज्यादा चोट आई थी। निक फ्यूरी तो उस स्क्रल की मरी हुई बॉडी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट के लिए ला देता है। निक फ्यूरी के बॉस ने तो साफ साफ कह दिया था कि इस बारे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ वियर्स को अपनी थोड़ी सी मेमोरी वापस मिल गई थी, इसीलिए जब वो एक बार में जाती है तभी उसे धुंधली यादें दिखाई देने लगी थी, जिससे कि वियर्स को ये पता चला कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है, जो ये बात कंफर्म कर देती है कि वियर्स सबसे पहले अर्थ पर ही रहा करती थी। अब यहाँ निक फ्यूरी वियर्स के पास आकर उसे एयरफोर्स स्टेशन लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे डॉक्टर विंडी लॉसन के बारे में कुछ फाइल्स दिखा रहा था। वियर्स ने नोटिस किया कि डॉक्टर विंडी लॉसन ने लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसशिप की बात कही है और शायद से इसी एडवांस टेक्नोलॉजी को टेलोस ढूंढ रहा था। तभी निक फ्यूरी ने वियर्स को ये बताया कि करीब 6 साल पहले डॉक्टर विंडी लॉसन अपने इसी रिसर्च के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अनऑथराइज्ड स्पेसक्राफ्ट लेकर हवा में उड़ चली थी और तब से ही वो और उनका एक्सपेरिमेंट गायब है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक वियर्स निक फ्यूरी को लेकर मारिया नाम की एक पायलट के पास आ जाती है। मारिया तो डॉक्टर विंडी लॉसन के साथ ही काम किया करती थी। वियर्स को देखने के बाद मारिया ये बताती है कि कुछ सालों पहले जब डॉक्टर विंडी लॉसन अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तब उनका एक्सीडेंट होने की वजह से वो मारी जाती हैं। लेकिन जिस स्पेसक्राफ्ट में वो मौजूद थी उसे और कोई नहीं बल्कि वियर्स ही चला रही थी। एक्सीडेंट के बाद तो सभी को लगने लगा था कि वियर्स मारी जा चुकी है। तभी अचानक वहाँ पर टेलोस आ जाता है। टेलोस वियर्स से कह रहा था कि इस बार मैं लड़ाई करने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे सारी सच्चाई बतानी है। टेलोस वियर्स को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जो एक्सीडेंट के दौरान ली गई थी। उसमें वियर्स डॉक्टर विंडी लॉसन से बात कर रही थी उनकी लाइट स्पीड से चलने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में, और तब जाकर वियर्स को अपने पास्ट की सारी चीजें याद आ गई थी। 6 साल पहले जब वियर्स डॉक्टर विंडी लॉसन के साथ उनकी लाइट स्पीड से चलने वाली टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रही थी, तभी अचानक उनकी स्पेसशिप पर कोई हमला कर देता है, जिससे कि वियर्स और डॉक्टर विंडी लॉसन जमीन पर आकर गिर गए थे। डॉक्टर विंडी लॉसन काफी घायल हो चुकी थी, इसीलिए वो वियर्स से कह रही थी कि लाइट स्पीड से चलने वाली टेक्नोलॉजी गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पावर सोर्स था जिसमें अनलिमिटेड एनर्जी जनरेट की जा सकती थी। इसीलिए जब डॉक्टर विंडी लॉसन उस पावर सोर्स को डिस्ट्रॉय करने जाती हैं, तभी उन्हें किसी ने दूर से गोली मार दी थी। तभी अचानक वियर्स के सामने एक धुंधला चेहरा आने लगता है। ये पूरा का पूरा सीन वियर्स अपने सपनों में बार बार देखती थी। तभी वियर्स के सामने और कोई नहीं बल्कि उसका साथी रॉक आता है, यानी कि रॉक ही उस पावर सोर्स को लेना चाहता था। रॉक तो वियर्स को भी खत्म करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। अब यहाँ पावर सोर्स को गलत हाथों में ना लगने देने के लिए वियर्स तो उस पावर सोर्स पर गोली मारकर पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन यहाँ पावर सोर्स के धमाके से जो सारी रेडिएशंस निकली वो वियर्स के बॉडी के अंदर पूरा का पूरा घुस जाती है। वियर्स तो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इतने बड़े झटके के कारण वियर्स एकदम से बेहोश हो जाती है। लेकिन रॉक यहाँ पर वियर्स को मारता नहीं, क्योंकि अब पावर सोर्स वियर्स के बॉडी में ही मौजूद था। इसीलिए रॉक वियर्स को अपने प्लेनेट पर लेकर चला गया था। टेलोस ने वियर्स को ये भी बताया कि पावर सोर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर विंडी लॉसन की इस टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी स्पेसशिप को लाइट की स्पीड से भी तेज दौड़ाया जा सकता था। लेकिन वो पावर सोर्स जिस टेक्नोलॉजी से वापस जनरेट किया जा सकता है वो रॉक की निगरानी में एक ऐसे स्पेसशिप के अंदर था जो टाइम टू टाइम अपना लोकेशन ब्रह्मांड में बदलता रहता है। इसीलिए अब रॉक के बनाए गए स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने के लिए टेलोस वियर्स की स्पेसशिप में काफी सारी चेंजेस करके उसे इंटरडायमेंशनल स्पेस ट्रैवल करने के लिए रेडी कर देता है, जिसके बाद वियर्स निकल पड़ी थी पावर सोर्स को जड़ से खत्म करने के लिए। यहाँ कई दिनों तक तो वो सब अंतरिक्ष में यूं ही घूमते रहते हैं, पर अब वियर्स और उसके साथियों को स्पेसशिप मिल गई थी। स्पेसशिप के अंदर जिस पावर सोर्स की जड़ की बात की जा रही थी वो और कुछ नहीं बल्कि डेज़रेक्ट क्यूब होता है। इस क्यूब के अंदर इतनी ज्यादा अपार शक्ति थी जो एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वियर्स और टेलोस जैसे ही स्पेसशिप के अंदर आते हैं तभी टेलोस ने अजीब तरीके की आवाजें निकालना स्टार्ट कर दिया था। कुछ ही देर में वहाँ पर और भी बहुत सारे स्क्रल्स आ जाते हैं जो कि टेलोस के फैमिली मेंबर्स थे। टेलोस तो अपनी वाइफ और अपने बच्चों से कई सालों बाद मिल रहा था, लेकिन बुराई हर जगह पर पहुंच जाती है। रॉक और उसके सारे साथी तुरंत उनके सामने आकर वियर्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं।
रॉक ने तो वियर्स के गले पर एक अजीब तरीके का डिवाइस इंक्लूड किया था जिससे कि वो डॉक्टर विल्डी लॉसन की बनाई गई एक एआई इमेज को देखती रहे। यानी एक तरीके से रॉक डिवाइस की मदद से वियर्स को कंट्रोल कर रहा था। पर कुछ ही देर बाद वियर्स हिम्मत करके अपने होश में आ जाती है। वियर्स ने तो रॉक द्वारा लगाए गए डिवाइस को निकाल कर फेंक दिया था। तभी अचानक उसके बॉडी के अंदर मौजूद सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर वियर्स एक्चुअल में कैप्टन मार्वल बन चुकी थी। वियर्स तो अपनी नई पावर्स की मदद से रॉक और उसके सारे आदमियों को धूल चटा देती है और डेजरेक्ट क्यूब हासिल कर लेती है। वियर्स तो निक को डेजरेक्ट क्यूब लेकर यहाँ से चले जाने के लिए कह रही थी। वो अपने मुंह के अंदर से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकालती है और डेजरेक्ट क्यूब को निगल जाती है। यानी कि उस एलियन बिल्ली के पेट में डेजरेक्ट क्यूब एकदम से सेफ था और अब निक फ्यूरी, एलियन बिल्ली और मारिया तुरंत निकल पड़े थे अर्थ की तरफ। रॉक कैसे भी करके उस डेजरेक्ट क्यूब को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो भी अपना स्पेसक्राफ्ट निकालकर निक फ्यूरी का पीछा करने लग जाता है। लेकिन वियर्स जो कि कैप्टन मार्वल बन चुकी थी, वो रॉक के स्पेसक्राफ्ट को रोकने की बहुत कोशिश करती है। रॉक तो वियर्स के ऊपर हमला करके उसे आसमान से नीचे गिरा देता है। वियर्स को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो अपने मन को एकदम से शांत करती है और जमीन पर गिरने से जस्ट सेकंड पहले वियर्स ने अपनी उड़ने की शक्ति को अनलॉक कर दिया था, जिससे कि वो लाइट की स्पीड से भी तेज उड़ सकती थी। वियर्स ने अपनी इसी एबिलिटी का यूज करके रॉक के स्पेसक्राफ्ट को क्रैश लैंड करा दिया था। ठीक उसी समय अंतरिक्ष में रॉनिन नाम का एक एलियन दिखाया जाता है जो रॉक के कहने पर यहाँ आया था। रॉनिन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अर्थ की तरफ काफी सारे मिसाइल्स फायर कर देता है जो लगातार अर्थ के वायुमंडल की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन यहाँ हमारी वियर्स उर्फ कैप्टन मार्वल बड़ी तेजी से उड़ते हुए उन सारी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वो काफी ज्यादा पावर्स के साथ रॉनिन की तरफ भी बढ़ रही थी। लेकिन रॉनिन को कैप्टन मार्वल की पावर्स का अंदाजा हो गया था, इसीलिए वो तुरंत अपना स्पेसक्राफ्ट लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वियर्स रॉक के पास आ गई थी जो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वियर्स रॉक को उसके प्लेनेट हाला पर वापस भेज देती है और अब सारी चीजें पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी थी। निक फ्यूरी के पास वो एलियन बिल्ली भी होती है जिसके पेट में डेजरेक्ट क्यूब मौजूद था, पर उस एलियन बिल्ली ने तो गुस्से में आकर निक फ्यूरी की एक आंख को पूरा डैमेज कर दिया था, जिसके बाद से ही निक फ्यूरी अपने एक आंख पर पट्टा बांधने लगा था। कैप्टन मार्वल जिसके पास अब अनलिमिटेड पावर्स मौजूद थी, वो ब्रह्मांड की जरूरतमंद लोगों की मदद करने में जुट जाती है और इसी तरीके से हमारी ये सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।